नमस्कार बच्चों। इससे पहले हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ के बारे में, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। भारत में एक पिछड़ी हुई या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में इनकी विशेषताएं थी, जो उसके बारे में पढ़ा था हमने। आज हम भारत एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में होती है के रूप में है, तो इसका अध्ययन करेंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में 1951 से नियोजित विकास का मार्ग अपनाया गया था, जिस पर वह लगातार चलता रहा है। अब तक योजना अवधि के लगभग 60 वर्ष बीत चुके हैं। इसे आजकल ब्राज़ील, चीन आदि के साथ उदीयमान अर्थव्यवस्था की श्रेणी में शामिल किया गया है। ये देश वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की नई गति प्रदान करने में की स्थिति में आ गए हैं। इस प्रकार 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं 2012 से 17 के प्रारूप तैयार किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि योजना काल के विभिन्न क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति हुई है। यहाँ आर्थिक प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, जिससे यह पता चले कि भारतीय अर्थव्यवस्था को अब वस्तुतः एक विकासशील अर्थव्यवस्था कहना अधिक उपयुक्त व प्रासंगिक होगा। तो इसकी निम्न विशेषता हैं, जिससे भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में हम कह सकते हैं। पहली विशेषता है भारत में नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था। जिस प्रकार अमेरिकी या जापानी अर्थव्यवस्था को विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, उसी प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को नियोजित मिश्रित व विकासशील अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ आर्थिक विकास के पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं। इसे मिश्रित इसलिए कहा जाता है कि यहाँ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र दोनों को काम करने का अवसर दिया जाता है। एक तरफ सरकारी सार्वजनिक उपक्रम है, तो दूसरी तरफ निजी उपक्रम भी हैं। भारत में जुलाई 1991 से आर्थिक सुधारों का नया कार्यक्रम अपनाया गया, जिसके अंतर्गत आर्थिक उदारीकरण, इकोनॉमिक्स लिबरलाइजेशन का मार्ग अपनाया गया है। सरकार निजीकरण, बाजारीकरण और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बल देने लगी है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार क्षेत्र, राजकोषीय क्षेत्र, वित्तीय व बैंकिंग क्षेत्र में उदार नीतियाँ अपनाने लगी हैं। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। योजना काल में राष्ट्रीय आय में 2004-05 के मूल्यों पर प्रथम योजना में 4.2% वृद्धि हुई थी, जो 11वीं योजना 2007-12 में ये 7-8% रही। इस प्रकार 1950-51 से पूर्व कई शताब्दियों तक भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की दर मुश्किल से 1% रही थी। चीन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से विकास करने वाली दूसरी अर्थव्यवस्था कहलाने लगी है। 2012-13 में 11-12 में जो विकास दर थी 6.2% पा गई, तथा 12-13 में वो 5% आकी गई है। तीसरा, बचत विनियोग में वृद्धि। भारत में सकल घरेलू बचत राष्ट्रीय आय का 1950 का 9.5% था, जो 2010-11 में 34% हो गया और 11-12 में बढ़कर 30.8% हो गया है। ये 1950-51 की तुलना में ऊंची है, लेकिन 11-12 में इसका घटना एक चिंता का कारण भी है। लेकिन 11-12 में ये घटकर 35% कर रही। इस प्रकार भारत में अधिकांश विकास घरेलू बचतों का उपयोग करके किया जा गया है। योजना काल में बचत व विनियोग की दरों की अभिवृद्धियाँ भारत में विकासशील अर्थव्यवस्था को प्रकट करने लगी हैं। चौथा,
कृषिगत उत्पादन में वृद्धि। कृषिगत उत्पादन में वृद्धि दर अनियमित व धीमी हुई है। खाद्यान्नों का उत्पादन 1950-51 में 5.1 करोड़ टन से बढ़कर 11-12 में 25.74 करोड़ टन हो गया, जो भारत में योजना काल में खाद्यान्न उत्पादन काफ़ी बड़ा है। इसलिए सूखे अकाल के वर्षों में खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता था ताकि इनकी कमी नहीं रहे, लेकिन अब हम खाद्यान्नों पर एक तरह से आत्मनिर्भर भी हो गए हैं। 5 विशेषता कृषि का आधुनिकीकरण। भारतीय कृषि जीवन निर्वाह के स्तर से हटकर व्यावसायिक कृषि की ओर अग्रसर हुई है। किसान अब बाजार के लिए फसलें उगाने लगे हैं। 1966 से कृषि में हरित क्रांति की शुरुआत से एक बड़ा परिवर्तन आया था। अधिक उपज देने वाली किस्मों के उपयोग, सिंचाई का विस्तार, साग की मात्रा में वृद्धि, यंत्रीकरण, कीटनाशक दवाइयों के उपयोग व रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते उपयोग ने कृषि की काया पलट की है। अतः देश में द्वितीय हरित क्रांति के दौर में प्रवेश कर रहा है। छठा, औद्योगिक विकास। डॉक्टर के.एल. कृष्णा के अनुसार योजना काल के प्रथम 4 दशकों 1950-51 से 1980-81 तक पंजीकृत विनिर्माण में 6% वार्षिक वृद्धि दर हुई। 80 के दशक में इसमें विकास की दर बढ़कर लगभग 7.5% हो गई, लेकिन बाद में इसमें गिरावट आई। वर्तमान में पूर्ण औद्योगिक विकास दर ऊंची होने लगी है। योजना काल में भारत में औद्योगिक ढांचे का स्वरूप बदल गया है। इसमें उपभोक्ता वस्तुओं के स्थान पर आधारभूत व पूंजीगत वस्तुओं का स्थान ऊंचा हुआ है। 7वां, सामाजिक व आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचे का विस्तार। सामाजिक आधार ढांचे शिक्षा, चिकित्सा वगैरह आते हैं तथा आर्थिक आधार ढांचे में विद्युत, परिवहन, बैंकिंग वगैरह आते हैं। योजना काल में साक्षरता की दर बढ़ रही है। ये 2011-12 में 74.0% रही, जो पहले से अधिक होते हुए भी काफ़ी नीची हैं। 8वां, निर्धनता को दूर करने का विशिष्ट कार्यक्रम। योजना काल में गरीबी दूर करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम व रोजगार संबंधी विशेष कार्यक्रम अपनाने से गरीबी निर्धनता अनुपात घटा है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता व सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। ये विकासशील देशों में सबसे अधिक विकसित अर्थव्यवस्था मानी जाने लगी है। देश में इंजीनियरों, प्रबंधकों, उद्यमकर्ताओं ने नए दल तैयार हुए हैं। कृषि व उद्योग को उधार देने के लिए नए वित्त व विकास नियमों का स्थापना की गई है तथा देश का विदेशी व्यापार, आयात और निर्यात बढ़े हैं। इस प्रकार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत में एक अल्पविकसित देश के कुछ लक्षण होते हुए भी वे एक विकासशील देश है। जुलाई 1991 में आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप विदेशी विनिमय कोष $1 अरब से बढ़कर जुलाई 2012 में लगभग $296 अरब के स्तर पर आ गया है, जिसमें उतार चढ़ाव की प्रक्रिया जारी है। सरकार उदारीकरण की दिशा में एक के बाद एक कदम उठाती रही है। भारत विकास का मध्यम मार्ग अपनाकर आगे बढ़ा है। आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है, बाजार संयंत्र का अधिक उपयोग किया जा रहा है तथा देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने का प्रयास चल रहा है। आशा है कि इसके उत्तम परिणाम सामने आएंगे, लेकिन आर्थिक सुधारों को देश की ज़रूरतों के मुताबिक ढालना होगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास की दर का संशोधित लक्ष्य 8% प्रस्तावित किया गया है। विशेषज्ञों का मत है कि भारत आगे चलकर अमेरिका व चीन के बाद विश्व की तीसरी महान आर्थिक शक्ति बनने की क्षमता की ओर अग्रसर हो रही है।